बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 10th और हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया अपना सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और कल हम लोगों ने बात की थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट लोगों ने आगे इंट्रोड्यूस करवाए थे कि उन्होंने अपनी तरफ से क्लासीफाई करने की कोशिश की थी इनटू मोर जनरल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे और कौन से ऐसे ये सब्सटेंसेस हैं जो बेसिस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम 3 कॉन्सेप्ट की बात की थी, आज हम उन तीनों की समरी ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आर्हीनियस ने दिया था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो गिव्स प्रोटॉन, जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, किसी और को देंगे। ठीक है, जो बेसिस वो हैं कि जब वो किसी से रिएक्ट करते हैं तो वो उनको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से क्लासिफिकेशन की थी, ये पहचान बनाई थी कि एसिड वो ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन का आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जब वो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो वो बेसिस कहलाते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग एसिड और बेसिस को इकट्ठे करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी सॉल्ट एंड वाटर। फिर उसके बाद आए थे हमारे पास लेकिन इनके काफ़ी लिमिटेशन थी कि काफ़ी सारे ऐसे भी उन्होंने एग्जांपल दी थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके अलावा अमोनिया है। इनके पास मतलब अमोनिया एक बेस है, वो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे सकती। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है जो हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता, रिएक्शन के दौरान नहीं दे सकता। तो फिर इसलिए आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया था, वो एक्सेप्टेड नहीं है। फिर उसके बाद आए थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड्स के बारे में, उन्होंने कहा था कि एसिड वो हैं जो डोनेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, प्रोटॉन को। ठीक है, और बेसिस वो हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस को अगर हम आपस में रिएक्शन करवाएं तो जो बनता है प्रोडक्ट दैट विल बी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी कॉन्सेप्ट जो है डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी जैसे वही सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, एक एसिड है, ये तो डोनेट कर ही नहीं सकता है हाइड्रोक्साइड आयन को, प्रोटॉन को। तो उसके बाद आए थे लिविस ने मोर जनरलाइजेशन की थी। उन्होंने बात की थी ना उन्होंने बात की हाइड्रोक्साइड आयन की, ना उन्होंने बात की हाइड्रोजन आयन की, बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी। उन्होंने कहा था कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे किसी रिएक्शन के दौरान, और बेसिस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ठीक है, और वो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एडक्ट कहलाते हैं। जब दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एडक्ट। अब आप आए, अगर नीचे दिया हुआ ये टेबल आपके पास बना हुआ था, समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद उसके नीचे आपके पास है डू यू नो। उसमें कहते हैं कि अगर आपने नोट किया हो कि तमाम जो ब्रॉन्स्टेड के बेसिस हैं, ब्रॉन्स्टेड ने जो तमाम बेसिस अपने बताए थे जो एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन को, वो लिविस के बेसिस में भी वही आते हैं। लिविस ने भी उन्हीं को बेसिस के तौर पे क्लासीफाई किया था, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड के एसिड्स हैं वो लिविस के एसिड्स के साथ मैच नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, जो बेस इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस वो चीज़ थी जो एक्सेप्ट करती थी प्रोटॉन को। वाइल अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट, लिविस क्या कहते थे कि बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, उन्होंने कहा था वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो लिविस बेसिस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब ये किस तरह से आपस में मैच करते हैं, वो कहते हैं कि लिविस ने जो कहा था कि जो लिविस ने जिनको बेसिस के तौर पर क्लासीफाई किया था, जैसे कि अमोनिया हो गया, वो कहते हैं ये अमोनिया में जो नाइट्रोजन है जैसे, ठीक है, या आप कह लें अल्कोहल में बात की थी हम लोगों ने, उनमें एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। वही बात जो ब्रॉन्स्टेड ने की थी कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बेसिस। तो इस तरह इनकी जो बेसिस हैं दोनों, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लिविस के हिसाब से जो बेसिस थे वो कॉन्सेप्ट आपस में मैच हो रहे थे। इसी तरह जो तमाम लिविस बेसिस हैं हम उनको ब्रॉन्स्टेड बेसिस के तौर पर भी कह सकते हैं। जबकि दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो ब्रॉन्स्टेड के एसिड्स वो हैं जो देते हैं प्रोटॉन को, जैसे कि HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये कैपेबल ही नहीं है एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, हैंस ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लिविस एसिड्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जितने भी एसिड्स थे वो लिविस के एसिड नहीं थे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, इसीलिए लिविस ने उसको एसिड में रखा ही नहीं था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने उनको एसिड में क्लासीफाई किया था कि वो डोनेट करेंगे हाइड्रोजन आयंस को।
उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 27 पे। आपका है टेस्ट योर सेल्फ 10.1। आपका पहला इसमें बॉक्स है क्वेश्चन बॉक्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्हीनियस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। आपने अर्हीनियस ने जो बेस कहा था, उन्होंने क्या कहा था, अर्हीनियस ने के बेसिस वो हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस को देती हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस क्या हैं, दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन विद द एसिड्स। ठीक है, तो ये दोनों के आपस में डिफरेंस है। अर्हीनियस के मुताबिक वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं किसी को गिफ्ट, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या है, दैट एक्सेप्ट्स according to Bronsted Lowry, bases are those substances that accept proton during a reaction with the acids. What do you mean by neutralization reaction according to Arrhenius base concept? Arrhenius base concept के हिसाब से neutralization reaction क्या होता है, हम लोगों ने वो पढ़ा था कि जब Arrhenius में एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर को। इसको हम लोग कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों का असर, एसिड और बेसिस का असर ख़त्म हो चुका है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज़। वही हम लोगों ने बात की थी कि वाटर का कह रहे हैं कि एम्फोटेरिक स्पीशीज़ है। तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि वाटर कितने केसेस में एसिड के तौर पे एक्ट करता है और कुछ केसेस में जो है ये बेसिस के तौर पे भी एक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेसिस दोनों के तौर पे एक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक स्पीशीज़। आप उसमें वो वाटर के रिएक्शन लिखेंगे जिसमें उसने एसिड और बेसिस के तौर पर रिएक्ट किया था। फिर आगे फोर्थ है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अमोनिया इज अ लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस बट नॉट अर्हीनियस बेस। आप कैसे कह सकते हैं कि अमोनिया जो था वो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस था लेकिन अर्हीनियस का बेस नहीं था। ठीक है, अमोनिया क्या था, हम लोगों ने बात की थी कि अमोनिया इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखती हूँ। अगर आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया जो है लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है NH4 पॉजिटिव। वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये प्रोडक्ट बना सकता है। दिस इज़ राइट। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये प्रूव करें कि ये अर्हीनियस के हिसाब से बेस नहीं है। तो ये बेस इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्हीनियस कहता है कि बेसिस वो हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस को देते हैं किसी को, जबकि अमोनिया के पास हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो है लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एक बेस है, ठीक है, लेकिन अमोनिया जो है वो अर्हीनियस के हिसाब से एक बेस के तौर पर एक्ट नहीं कर सकती है। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना है। आपने वो रिएक्शन लिखना है जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है एक अडक्ट। वही जिसमें आप अमोनिया का रिएक्शन लिख लें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के साथ, जो उन्होंने ये यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए हैं, तो वो जो बनाएगा अडक्ट, दैट विल बी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर है डिफाइन एंड गिव द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड के साथ आपको पहले आपने बताना कि लिविस एसिड होता क्या है, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आपके हिसाब से लिविस एसिड जो है, लिविस के हिसाब से एसिड क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि एसिड्स वो होंगे जिनके सेंट्रल जो होते हैं एसिड में वो सब्सटेंसेस हैं जिनके जो सेंट्रल एटम्स होते हैं उनके पास वैकेंसीज़ हैं मज़ीद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की। तो दे कैन इजीली एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फॉर्म एडक्ट विद द बेसिस। फिर उसके बाद है वाई BF3 बिहेव्स एज लिविस एसिड। BF3 लिविस एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है, क्योंकि लिविस एसिड वो था जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उसके पास भी बी जो उसका सेंट्रल एटम है बोरॉन जो है ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अभी गुंजाइश है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। तो बोरॉन क्या करेगा, अगर हम उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन के 2 पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनको एक्सेप्ट कर लेगा और ये लिविस के हिसाब से ये एक एसिड है। वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशीज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर की क्या नेचर होगी। ठीक है, उन्होंने कहा वाटर जो है लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से वो एक एम्फोटेरिक स्पीशीज़ है। लेकिन अगर हम वाटर को देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, और ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट दिस इज़ एन एसिड। ठीक है, एसिड वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं और वो दे कैन गिव टू अदर्स। तो इस तरह से लिविस के हिसाब से जो वाटर है दिस इज़ एन एसिड।
फिर अगर आप लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, तो वो स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, वही जो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था कि ये इनका टेस्ट कैसा होगा, ये लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी थी जो आपका टेबल नंबर 1 था इस चैप्टर में। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फ़िज़िकल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ़िज़िकल हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि किस तरह से जो एसिड्स हैं वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रिएक्शन विद द मेटल के, किस तरह से एसिड्स जो होते हैं, ये जनरल रिएक्शंस की बात हो रही है, यानी तमाम एसिड किस तरह से जनरली रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो अगर हम बात करते हैं एसिड जो है रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम है, कैल्शियम है। जबकि जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जैसे HCl है, H2SO4 डाइल्यूट है यानी कि वाटर में मिक्स हुए हुए, वो रिएक्ट करते हैं मॉडरेटली, यानी कि ना बहुत ज़्यादा स्पीड से और ना बहुत ज़्यादा स्लोली विद रिएक्टिव मेटल्स। वो अगर उनके साथ रिएक्टिव मेटल्स को रखा जाए डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जैसे कि कौन कौन से मेटल हो गए, मैग्नीशियम हो गया, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो उनके साथ वो रिएक्ट करके क्या करते हैं, उनके सॉल्ट्स बना देंगे विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और गैस होगी हाइड्रोजन गैस, उसकी एवोल्यूशन होगी यानी कि वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग अपना पहला रिएक्शन देखते हैं Zn यानी कि जिंक है, हमने सॉलिड स्टेट में इसको लिया है, प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको एक्वियस स्टेट में लिया है, तो इट विल फॉर्म जिंक का सॉल्ट बना देंगे। ये जिंक सल्फेट है, जिंक का सॉल्ट है। अब क्या होता है कि ये जो सल्फेट ग्रुप है, ये सल्फेट ग्रुप ये जाकर रिएक्ट कंबाइन हो जाएगा जिंक के साथ एंड इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस पीछे क्या रहेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो एरो है यानी कि एवोल्यूशन हो रही है यानी कि रिलीज़ हो गई है। फिर इसी तरह 2 एल्यूमिनियम का अगर हम लोग 2 एल्यूमिनियम लिए हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 6 HCl एक्वियस फॉर्म में 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो इसमें क्या होगा, इसी तरह ये क्लोरीन जो है ये जाकर रिएक्ट कंबाइन कर जाएगी एल्यूमिनियम के साथ टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, जो पीछे खाली H रह गया ना, हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग ये तमाम मेटल्स के साथ इसी तरह से जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेटल के साथ जाकर सॉल्ट बना देते हैं। जब उनके साथ मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है एसिड्स के साथ, तो मेटल के सॉल्ट बन जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। हमने आपको 2 एग्जाम्पल से समझा दिया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं एसिड अगर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करें, कार्बोनेट्स ऐसे एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आखिर में CO3 मौजूद होता है, और बाइकार्बोनेट्स जिनके एंड पे HCO3 मौजूद होता है। दीज आर कार्बोनेट्स एंड दीज आर बाइकार्बोनेट्स। तो जब ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो इसमें भी वो साथ में सॉल्ट बनाते हैं अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और वाटर। ठीक है, तो इसमें साथ क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस और वाटर। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक कार्बोनेट है। ठीक है, इसने रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होगा एक्वियस फॉर्म में, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि ये HCl जाके इधर Ca के साथ अटैच हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस ये CO3 यहाँ से सेपरेट होकर इसने जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। अब CO3 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है 2 ऑक्सीजन एटम्स की, तो एक ऑक्सीजन एटम अभी भी मौजूद है, तो वो हाइड्रोजन के साथ जाकर उसने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की, तो बाइकार्बोनेट्स जैसे कि सोडियम का बाइकार्बोनेट है 2NaHCO3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए हैं बाइकार्बोनेट के, प्लस मैंने साथ लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ये किस तरह से काम करेगा कि इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड में से SO4 सोडियम के साथ जाके उसका सॉल्ट बना देता है, दिस इज़ अ सॉल्ट, प्लस यहाँ से CO3 आज़ाद होगी तो वो जाके इसमें CO2 जो है गैस बन जाती है 2CO2, और ये वाला H मिलके और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये उन्होंने जनरल रिएक्शंस दे दिए हैं कि किस तरह से जो है जो एसिड्स हैं ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जब भी वो मेटल्स के साथ, कोई भी चाहे मेटल हो, जब उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल का सॉल्ट बना देंगे अलॉन्ग विद द
हाइड्रोजन गैस, कोई भी मेटल हो उसका सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, तो कोई भी कार्बोनेट ले लें और कोई भी साथ एसिड ले लें, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कार्बोनेट होगा उसमें उसके जो बीच में मेटल साथ होगा, जैसे कैल्शियम है, उसके साथ मिलके वो पहले सॉल्ट बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज़ करते हैं। इसी तरह बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट में भी जिस तरह Na के साथ मिलकर SO4 ने सॉल्ट बना दिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, प्लस आपके पास वाटर आ जाएगा। तो ये इनके जनरल रिएक्शंस थे। कल इसी तरह आगे चलते हैं कि बात करेंगे कि रिएक्शन विद बेसिस और रिएक्शन विद सल्फाइड्स, बाइसल्फाइड्स, डिफरेंट इस तरह के आगे रिएक्शन में बात करेंगे किस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशन में एसिड मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।